जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एक सफर में एक बार फिर से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस एक सफर आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराएगा और इसमें आपको जीएस के हर सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जो सीरीज हमने शुरू की है इसके लेक्चर नंबर 3 की। पिछले 2 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटी क्या है, व्हाट इज पॉलिटी, राजनीति क्या है या राज्य व्यवस्था क्या है या राजनीतिक विज्ञान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है और क्या हर देश के लिए संविधान होना जरूरी है। तो चलिए आज बात करते हैं संविधान सभा की मांग, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारत के लिए संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की, कब की, क्यों की, कैसे की, इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले संविधान सभा की सबसे पहले जो मांग की गई वो की गई 1895 में, 1895 में किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग कब की गई, तो 1895 में की गई। किसके द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। लेकिन ये कैसी मांग थी, ये एक अनऑफिशियल मांग थी। कैसी मांग थी, ये अनऑफिशियल, अनौपचारिक मांग ये थी। अनौपचारिक मांग मतलब क्या होता है, ये मांग इनकी व्यक्तिगत रूप से की गई मांग थी, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की गई थी। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, जो एक अनऑफिशियल या अनौपचारिक मांग थी। अनऑफिशियल या अनौपचारिक का अर्थ है कि ये मांग इनकी व्यक्तिगत रूप से की गई थी, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से की हुई मांग नहीं थी। पूछा जाए कि इन्होंने इस मांग को किसके तहत किया था, तो उस टाइम पे एक मैगजीन आती थी स्वराज्य मैगजीन करके, स्वराज्य मैगजीन के नाम से एक मैगजीन आती थी। उस मैगजीन में सबसे पहले इन्होंने इस मांग को किया था और सिराज बिल के नाम से इन्होंने इस मांग को किया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये समझ आया, सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई, 1895 में की गई। किसके द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई। ये एक कैसी मांग थी, तो ये एक अनऑफिशियल अनौपचारिक मांग थी, ये इन्होंने व्यक्तिगत रूप से की थी। किस मैगजीन के तहत इन्होंने इस मांग को किया, तो स्वराज्य मैगजीन में इन्होंने सबसे पहले इस मांग को किया। और किस बिल के नाम से किया, तो सिराज बिल के नाम से इन्होंने इस मांग को सामने रखा। इसके बाद दूसरी बार संविधान सभा की मांग किसने की, तो 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग को किया गया और ये मांग भी अनऑफिशियल मांग थी। ये मांग भी कैसी थी, अनऑफिशियल अनौपचारिक ये मांग थी, ये भी इनकी व्यक्तिगत रूप से की गई मांग थी। महात्मा गांधी ने इस मांग को किसके तहत किया था, तो इन्होंने इसको यंग इंडिया मैगजीन, जो इनकी खुद की ही मैगजीन होती थी, यंग इंडिया मैगजीन, इसके तहत इन्होंने इस मांग को किया था। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई, जो एक अनऑफिशियल अनौपचारिक मांग थी, क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत रूप से की गई मांग थी। इन्होंने इस मांग को स्वराज्य मैगजीन में किया था सिराज बिल के नाम से। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा मांग की गई, ये भी अनऑफिशियल मांग थी और इन्होंने इसको अपनी यंग इंडिया मैगजीन में किया था। इसके ठीक 2 साल बाद 1924 में तीसरी बार संविधान सभा की अनऑफिशियल ही मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू जी द्वारा, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू की पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी। और ये मांग भी हमारी अनऑफिशियल मांग ही थी, ये मांग भी एक अनौपचारिक मांग ही हमारी थी। इसके बाद ठीक 10 साल बाद 1934 में
संविधान सभा की चौथी बार 4th टाइम मांग की गई अनऑफिशियल एम.एन. राय द्वारा। एम.एन. राय, और एम.एन. राय का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा ये मांग की गई थी। और ये मांग भी हमारी अनऑफिशियल मांग ही होती थी। तो सबसे पहले हमने बात की कि 1895 में 1895 में संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, जो एक अनऑफिशियल अनौपचारिक मांग थी, क्योंकि ये इनकी व्यक्तिगत रूप से की गई मांग थी। इन्होंने इस मांग को स्वराज्य मैगजीन में किया था सिराज बिल के नाम से। इसके बाद दूसरी बार संविधान सभा की मांग की जाती है 1922 में महात्मा गांधी द्वारा। ये भी एक अनऑफिशियल अनौपचारिक मांग थी और इन्होंने इसको यंग इंडिया मैगजीन में किया था, जो इनकी खुद की मैगजीन थी। तीसरी बार 1924 में, इसी के 2 साल बाद मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ये मांग की गई थी और ये इनकी पार्टी स्वराज पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन ये भी अनऑफिशियल मांग ही थी। 1934 में ठीक 10 साल बाद एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा मांग की जाती है संविधान सभा की, जो एक अनौपचारिक अनऑफिशियल मांगी थी। तो अब तक कोई भी हमारी ऑफिशियल या औपचारिक मांग नहीं की गई। अच्छा, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मानवेंद्र नाथ राय किस दल के नेता थे। तो मानवेंद्र नाथ राय वामपंथी एक दल होता था, वामपंथी दल के ये नेता होते थे। और वामपंथी दल को हम क्या बोलते थे? लेफ्ट विंग्स पार्टी। अब ये वामपंथी शब्द का अर्थ क्या होता है और ये सबसे पहले कहां से आया? वामपंथी जो शब्द है सबसे पहले ये हमें मिला था फ्रांस की क्रांति से। ये शब्द कहां से आया आपके पास? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस में जब क्रांति हुई, या नेपोलियन के काल में आप कह सकते हो, नेपोलियन का जब टाइम था तो उस समय सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इंग्लिश में वामपंथी को बोलते हैं लेफ्ट विंग्स पार्टी। और वामपंथी दल में वो लोग होते हैं जो समाज में बदलाव चाहते हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से बराबरी लाना चाहते हैं, हर इंसान बराबर हो, तो वो वामपंथी दल में होते। तो ये हमने चार मांग की जा चुकी है अब तक संविधान सभा की। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, 1922 में महात्मा गांधी द्वारा, 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा और 1934 में एम.एन. राय द्वारा। और बड़ी बात यह है कि इनमें से अब तक कोई भी मांग ऑफिशियल या औपचारिक तरीके से नहीं की गई। ये सभी मांगे अनऑफिशियल थी, तभी इसको क्या ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब इसके बाद 5वीं बार मांग जो की जाती है 1935 में, पहली बार ऑफिशियल मांग, फर्स्ट टाइम ऑफिशियल मांग की जाती है। और ये किसके द्वारा की जाती है? कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मांग की जाती है। अब कांग्रेस के द्वारा की गई तो ये कैसी मांग हुई? हमारी ऑफिशियल मांग। तो अगर क्वेश्चन किया जाए कि सबसे पहले मांग कब की गई, तो वो तो की गई 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन किया जाए कि सबसे पहले ऑफिशियल मांग कब की गई, तो 1935 में की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये थी सबसे पहली ऑफिशियल मांग। अब इसके बाद थोड़ा काम होना शुरू होगा शायद हमारे संविधान सभा पे, तो इस पे बात करते हैं। यहाँ तक 5 बार मांग की जा चुकी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा अनऑफिशियल, 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा अनऑफिशियल अनौपचारिक, 1924 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ये भी अनऑफिशियल अनौपचारिक, 1934 में एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा ये भी अनऑफिशियल, और पहली बार ऑफिशियल औपचारिक मांग की गई 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। चलिए इसके बाद बात करते हैं 1938 में 5 बार मांग की जा चुकी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। इसके ठीक 3 साल बाद मांग की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और उस मांग में क्या रखा जाता है सामने? देखो, 5 बार मांग की जा चुकी संविधान सभा की। 6th टाइम 30 बार 1938 में मांग की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और इस मांग में रखा जाता है सामने कि हमें संविधान सभा तो चाहिए, लेकिन वो भी वयस्क मताधिकार के बेस पे। वयस्क
मताधिकार। 1935 में ऑफिशियल मांग की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उसके बाद 3 साल बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मांग करते कि हमें संविधान सभा तो चाहिए। वो तो मांग हम पहले भी कर चुके, लेकिन संविधान सभा हमें किसके बेस पे चाहिए? वयस्क मताधिकार के बेस पे। वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है कि जो लोग संविधान सभा में होंगे या जो लोग हमारा संविधान लिखेंगे उनको हम चुनेंगे, हमारे देश के लोगों द्वारा उनको चुना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे उसको ही संविधान सभा में शामिल करेगी, ठीक है ना। तो संविधान सभा हमारी खुद की होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार हम खुद वोटिंग करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसी के तहत 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव हमारे सामने रखा जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें क्या बोलती है इस प्रस्ताव के तहत? हमने क्या किया? 1935 में ऑफिशियल मांग की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा काम शुरू किया। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि जो हमारी संविधान सभा बनेगी वो वयस्क मताधिकार के बेस पे बननी चाहिए, उसमें वोटिंग हम करेंगे, आप उसको बनाओगे नहीं, उसमें वोटिंग हम करेंगे, किन लोगों को लिया जाना है किन लोगों को नहीं लेना है। तो ये सब बातें सुनने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव हमारे पास भेजते हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से। और इस प्रस्ताव में क्या होता है, तो वो हमें बोलते हैं कि ठीक है हम आपके डिमांड को मान लेते हैं, हम आपको संविधान सभा भी देंगे, आप वयस्क मताधिकार के बेस पे भी उसको बना सकोगे, लेकिन आपका भारत क्या रहेगा? एक डोमिनियन स्टेट फिर भी रहेगा। आपका इंडिया जो रहेगा वो क्या रहेगा? एक डोमिनियन स्टेट वो रहेगा। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? उपनिवेशिक राज्य, यानी कि हम क्या होंगे? हम अर्ध स्वतंत्र होंगे, हमें आधी आजादी दी जाएगी, हमें पूरी तरह से आजाद नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला? 8 अगस्त 1940 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि हमें संविधान सभा चाहिए, लेकिन हमें किसके बेस पे चाहिए वो संविधान सभा? वयस्क मताधिकार के बेस पे। हम उसको खुद बनाएंगे, आप उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है हम मान लेते हैं। लेकिन 8 अगस्त 1940 को इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा हमारे पास और उसमें बोला हमने आपकी डिमांड को मान लिया, लेकिन जो आपका इंडिया होगा वो एक डोमिनियन स्टेट होगा, ठीक है ना। यानी कि हमें आधी आजादी दी जाएगी। ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य, डोमिनियन स्टेट को क्या बोलेंगे? ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य। इसका अर्थ क्या है कि संविधान सभा बन जाएगी, संविधान लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी हम इन्हीं के अधीन रहेंगे, हमें पूरी तरह से आजाद नहीं किया जाएगा, इनका शासन फिर भी कहीं ना कहीं लागू रहेगा। तो इस मांग को सबसे पहले मना किया था आचार्य विनोबा भावे, जिनको नेशनल टीचर भी बोला जाता है। इस जो ये इन्होंने प्रस्ताव भेजा था इसको मना कर दिया था किसने? विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे, जिनको क्या भी बोला जाता है? नेशनल टीचर। तो उन्होंने इसको क्या किया था? अस्वीकार इन्होंने कर दिया था कि इसका फायदा ही क्या होने वाला है। भाई एक बात बताओ आप, ठीक है संविधान सभा की मान ली इन्होंने, वयस्क मताधिकार के बेस पे बना देंगे, लेकिन फिर वो संविधान किस काम का? कि शासन तो फिर भी इन्हीं का रहने वाला है, तो फायदा क्या हुआ हमें उससे? तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए नहीं, हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए, ठीक है ना। हमें आधी आजादी नहीं चाहिए क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। आए तो तुम पहले भी व्यापार के उद्देश्य से थे ना, अभी तो तुम शासन करने लगे, तो अभी आधी आजादी देके तुम हमें कुछ भी नहीं करोगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आचार्य विनोबा भावे ने इसको मना कर दिया, और आचार्य विनोबा भावे को क्या भी बोला जाता है? नेशनल टीचर भी इनको बोला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि इसी दौरान जब हम इधर मांग कर रहे थे, उधर 1939 से 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो चुकी थी 1939 में। उधर तो ब्रिटेन क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर में फंस गया। उसमें क्या हुआ? उसके पास पैसे की कमी होने लगी, ठीक है ना,
और क्योंकि उसका ध्यान उधर था वर्ल्ड वॉर की तरफ, तो वो भारत पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। और इधर से हमने मांग करना शुरू कर दिया कि हमें संविधान सभा चाहिए। उस टाइम में ब्रिटेन में जो पीएम होते थे, वो थे हमारे विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था उनका? विंस्टन चर्चिल। तो इन पे क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ने लगा। प्रेशर कैसे? अगर अभी हमारे देश पे कोई बाहर से हमला कर दे, अटैक कर दे, तो सबसे पहले प्रेशर किस पे बढ़ेगा? हमारे पीएम पे बढ़ेगा। क्या फैसला लेना, कैसे लिया जाना, कैसे चीजों को कंट्रोल में लाना है, वो सब चीजें। तो वही सब चीज इनके साथ हुई। इधर तो 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होगी सेकंड, ये इसमें फंस गए, ठीक है ना। और इधर से हमने मांग करना शुरू कर दिया कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए और हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए। तो इनके जो पीएम थे विंस्टन चर्चिल, उनपे प्रेशर बढ़ने लगा। अभी वो वर्ल्ड वॉर में ध्यान दे, ठीक है ना, या फिर वो इंडिया पे ध्यान दे, तो कहां कहां वो ध्यान दे। तो इन्होंने क्या किया, 1942 में एक क्रिप्स मिशन यहाँ पे भेजा, क्रिप्स मिशन के नाम से। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स इसलिए बोला जाता कि जो इस मिशन को लेके आए उनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो 1942 में क्या होता है, ये क्रिप्स मिशन यहाँ पे भेजते हैं और इसको लेकर कौन आते हैं? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। लेकिन इस मिशन को भी अस्वीकार कर दिया जाता है और सबसे पहले इसको अस्वीकार किया जाता है महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इस मिशन को बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। तो क्या होता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन यहाँ पे भेजा जाता है। क्रिप्स इसलिए क्योंकि इसको सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आते हैं, लेकिन इस मिशन को भी महात्मा गांधी जी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक मतलब ये चेक तो हमें दिया गया है, लेकिन इस पे डेट आगे की, अभी इस चेक का हमें कोई फायदा नहीं है। भाई उन्होंने टाइम लिख के दे दिया, हम 10 साल बाद, 5 साल बाद आपको आजादी देंगे या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन देंगे, तो उसका फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। तो इसको इन्होंने किस चीज की संज्ञा दी थी? पोस्ट डेटेड चेक की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बोला था टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी ने इसको सिर्फ बोला कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बोला था कि ये एक टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहां तक हमने बात की। तो हमने क्या देखा अब तक कि सबसे पहले मांग की गई कब? 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। जो एक कैसी मांग थी? हमारी अनऑफिशियल मांग थी। उसके बाद दूसरी बार अनऑफिशियल मांग की गई महात्मा गांधी जी द्वारा उनकी यंग इंडिया मैगजीन में 1922 में। तीसरी बार मांग की गई मोतीलाल नेहरू द्वारा, किसमें? उनकी जो स्वराज्य पार्टी थी उसकी तरफ से मांग की गई। और 4th टाइम मांग की गई हमारी एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, जो वामपंथी दल के नेता होते थे। वो भी अनऑफिशियल मांग थी। अब तक वो चारों मांगे अनऑफिशियल थी। उसके बाद 5वीं बार सबसे पहले ऑफिशियल मांग की गई 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। यहां से इस पे थोड़ा काम होना शुरू हुआ, क्योंकि अब ये मांग ऑफिशियल थी। अब ये किसी व्यक्ति ने अपनी तरफ से की गई व्यक्तिगत मांग नहीं थी, बल्कि अब ये पार्टी की तरफ से की गई मांग थी। और उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी होती थी। इसके बाद 1938 में मांग करते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो मांग क्या करते हैं? वो मांग करते हैं कि हमें संविधान सभा तो चाहिए, लेकिन संविधान सभा भी हमें किसके बेस पे चाहिए? वयस्क मताधिकार के बेस पे। ऐसा नहीं होगा कि तुम हमें परमिशन दे दो कि संविधान सभा बना लो, लेकिन उसमें खुद आप ही मेंबर को सिलेक्ट करो, किसको लिया जाना किसको नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे संविधान में सभा में कौन शामिल होगा या कौन नहीं, इसका फैसला हमारे देश की जनता करेगी। वो वोट करेगी, उससे फैसला होगा, आप इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। तो क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सोचती है, काम करती है। और हमारे सामने 8 अगस्त 1940 में, 8 अगस्त 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव के नाम से एक बिल हमारे सामने रख देती है। और उसमें ये क्या बोलती है कि आपको संविधान सभा बनाने की परमिशन दी जाएगी। चलो ठीक है,
हम तुम्हारी जो भी तुमने मांग किया, डिमांड किया, हम उसको स्वीकार कर लेते, लेकिन आपका जो इंडिया रहेगा वो एक डोमेनियन स्टेट रहेगा। डोमेनियन स्टेट क्या होगा? ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य। आपको पूरी तरह से आजादी नहीं दी जाएगी, आपको अर्ध स्वतंत्रता दी जाएगी, आधी आजादी आपको दी जाएगी, तो उसका तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इस मांग को अस्वीकार कर दिया आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे को हम नेशनल टीचर भी बोलते। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन उलझ के रह जाता है चारों तरफ से। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, तो एक तो उस तरफ वो फंसा हुआ है, इधर से हम भी मांग किए जा रहे हैं। तो जो वहां के पीएम होते हैं, ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल, उनपे प्रेशर बढ़ने लगता है, और इसी प्रेशर के चलते 1942 में वो हमारे यहाँ पे एक मिशन भेजते हैं, क्रिप्स मिशन के नाम से, कि इतने टाइम बाद हम आपको आजाद कर देंगे। इसमें बोलते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी वैसे ही हम आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन आपको दे देंगे, या फिर आपको आजादी देने की हम सोचेंगे। तो क्या होता है कि अभी वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, उसके बाद आजादी का आप बोल रहे हो। अभी तो इसलिए बोल रहे क्योंकि वर्ल्ड वॉर का प्रेशर है आप पे, कल को वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी, आप पे प्रेशर फिर खत्म हो जाएगा, तो आप काहे की आजादी हमें दोगे? आप नहीं दोगे हमें परमिशन, इसलिए महात्मा गांधी इसको अस्वीकार कर देते हैं। और इसको क्या बोलते हैं कि ये क्रिप्स मिशन जो है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसा चेक जिसपे आगे की डेट है, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको बोलते हैं कि ये पोस्ट डेटेड चेक तो है ही, लेकिन वो भी एक टूटे हुए बैंक का, तो इससे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इसलिए हम इसको नहीं मांगेंगे। इसके बाद 1945 में क्या वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाता है और ब्रिटेन में वापस से इलेक्शन हो जाते। चलो आगे इस पे बात करते हैं। यहां तक सभी को समझ आया कैसे संविधान सभा की मांग की गई? पहले कैसे अनऑफिशियल मांग की 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, फिर पहली ऑफिशियल मांग की गई 1935 में कांग्रेस द्वारा, फिर वयस्क मताधिकार की मांग की गई 1938 में, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव हमारे पास आता है 1940 में, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और इन सबको हम अब तक क्या कर देते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। उसके बाद 24 मार्च 1946 को हमारे पास आता है कैबिनेट मिशन। इसके बाद क्या होता है? 24 मार्च 1946 जब क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और 1945 में वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो जाता है, तो उसके बाद 24 मार्च 1946 को क्या भेजा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। इस मिशन को लेकर 3 लोग आते हैं। सबसे पहले वही जो क्रिप्स मिशन को लेके आए थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक तो होते हैं इसमें पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। दूसरे होते हैं क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे होते हैं एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। तो क्या होता है 24 मार्च 1940 को जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल ही रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन चाहिए, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो उस सबसे सोचते हुए वो क्या करते हैं 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन यहाँ पे भेजते हैं, जिसको लेके आते हैं 3 लोग, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन के जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ये थे इसके हेड। एवी अलेक्जेंडर कौन होते थे? वहां पे जो नेवी थी, ठीक है ना, जो नेवी होती थी उसके ये अध्यक्ष, वहां पे कैबिनेट मंत्री ये होते थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन बोला गया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स वही व्यक्ति जो 1942 में कौन सा मिशन लेके आए थे? क्रिप्स मिशन। ये उस टाइम पे ट्रेड मिनिस्टर होते थे, व्यापार मंत्री ये होते थे। तो ये तीनों लोग इसको लेके आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम लीग होती है वो इनसे बोलती है कि हमें 2 संविधान चाहिए, हमें भारत का पार्टीशन चाहिए, ठीक है ना, तो हमें 2 संविधान सभाएं चाहिए। कैसे? एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए।
तो उस चीज को ये मिशन मना कर देता है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तो हम परमिशन नहीं देंगे। हाँ ठीक है, तुम आजादी के बाद तुम बट जाना, ठीक है ना, भारत का बंटवारा कर लेना, लेकिन बंटवारे के बाद तुम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बांट सकते हो। अभी हम सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन देंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। 24 मार्च 1946 को ये मिशन आया था और 16 मई 1946 को अपनी योजनाएं इसने हमारे सामने, जो भी इसकी स्कीम्स थी, जो भी इसकी योजनाएं थी, ये क्या करना चाहते थे, कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये बनाने का परमिशन हमें देने वाले थे, वो सब सामने आई। हमने इसको अस्वीकार तो नहीं किया। खैर मुस्लिम लीग ने इसका थोड़ा विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इनको 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपनी जो स्कीम सामने रखी, उससे उनको लगा कि चलो बाद में हम इसको डिवाइड कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, ठीक है ना, तो अभी हम इसको मान लेते हैं। तो 16 मई 1940 को इसने अपनी सारी स्कीम्स हमारे सामने रखी और हमने इसको स्वीकार कर लिया। तब कहीं जाके जुलाई अगस्त 1946 में क्या होते, इलेक्शंस होते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वही इलेक्शन जिसकी मांग सबसे पहले किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के बेस पे हमारी जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो बननी चाहिए। इलेक्शन के बाद नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा बनके तैयार हो जाती है। तो ये होता है। इसके बाद इसको यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा, नवंबर 1946 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बनके तैयार हो जाती है। तो ये थी पूरी संविधान सभा की कैसे डिमांड की गई, कब कब वो डिमांड की गई और कब जाके हमारी जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो बनी। तो क्या होता है, इस पे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कब की गई, 1895 में। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जो कि कैसी मांग थी, अनऑफिशियल मांग थी। कौन सी मैगजीन में की गई, स्वराज्य मैगजीन में। किस बिल के नाम से, सिराज बिल के नाम से। उसके बाद 1922 में 1922 में की गई महात्मा गांधी द्वारा। किसके तहत, इनकी यंग इंडिया मैगजीन जो थी उसके अंतर्गत ये मांग की गई। इसके ठीक 2 साल बाद 1924 में मांग की गई मोतीलाल नेहरू द्वारा। उसके ठीक 10 साल बाद 1934 में एमएन राय द्वारा मांग की गई, एमएन राय। और ये सब मांगे अब तक कैसी मांग थी, हमारी अनऑफिशियल मांग थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों मांगे अब तक कैसी थी, अनऑफिशियल। ये व्यक्तिगत रूप से की गई मांग थी, इसलिए इन पे इतना ध्यान भी नहीं दिया गया, ना ही इन पे इतना काम किया गया। उसके बाद 1935 में मांग की जाती है, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले 1935 में की जाती है ऑफिशियल मांग। और ये किसके द्वारा की जाती है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मांग की जाती है। यहां से थोड़ा काम इस पे होना शुरू हो जाता है। ठीक 3 साल बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं। और वो मांग किस चीज की करते हैं, वयस्क मताधिकार की। मांग किस चीज की करते हैं, वयस्क मताधिकार की वो मांग करते कि हमें संविधान सभा तो चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो चाहिए, लेकिन वो इलेक्टेड होगी, उसको हम चुनेंगे। हमारे इंडिया की जो जनता है, लोग उसको चुनेंगे, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। इसके बाद 8 अगस्त 1940 को हमारे पास क्या भेजा जाता है, अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे भेजा जाता है, जिसको कौन अस्वीकार कर देते हैं, आचार्य विनोबा भावे इसको क्या कर देते हैं, अस्वीकार इसको यहाँ पे कर दिया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी है 1939 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर है और इसी प्रेशर में वो 1942 में हमारे पास क्या भेजते हैं, क्रिप्स मिशन, जिसको कौन लेके आते हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इस मिशन को भी क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार इसको भी कर दिया जाता है। इस मिशन को क्या कह के अस्वीकार करते हैं महात्मा गांधी, कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको बोलते हैं कि एक टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। तो यहां तक हमने बात कर ली। 1942 के बाद 1946 में
कौन सा मिशन भेजा जाता है? कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन को लेके कौन आते हैं? एक तो वही जो उसको लेके आते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर को लेकर आते हैं। उसके बाद ये मिशन आता कब है? डेट याद रखनी है आपने, 24 मार्च को ये मिशन आता है। कौन कौन लेके आते हैं? एक तो पैथिक लॉरेंस, दूसरे यही सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे कौन आते हैं? एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों इस मिशन को लेके आते हैं। इसके हेड कौन होते हैं? पैथिक लॉरेंस। उसके बाद ये मिशन अपनी स्कीम्स को कब सामने रखता है? हमारा 16 मई 1946 को, और इसको स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये किया जाता है कि क्या कैबिनेट मिशन ने 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन दी थी? नहीं, इसने 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन हमें नहीं दी थी, लेकिन फिर भी इसको स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद जुलाई और अगस्त 1946 में इलेक्शन कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? इलेक्शन कराए जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा, कितने मेंबर्स होंगे। 389 मेंबर्स, इसमें 389 सीट्स थी। कितनी उसमें स्टेट से ली गई थी, या कितनी जो रियासतें होती थी, रजवाड़े होते थे, उनसे ली गई थी। कितनी उसमें औरतें थी संविधान सभा में, या SC ST को कितनी सीट्स दी गई थी। ठीक है, उन सब की बातें हम करेंगे। तो जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन होते हैं, और तब जाके कहीं नवंबर 1946 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा होती है, वो तैयार होती है। उस टाइम इसमें 389 सीट्स होती है। तो आज हमने जाना कि संविधान सभा की मांग कब की गई, कैसे की गई, किसने की। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सबसे पहले 1895 में अनऑफिशियल मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा, 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा, 1924 में मोतीलाल नेहरू और 1934 में MN राय। ये चारों मांग अब तक अनऑफिशियल मांग थी। उसके बाद पहली बार ऑफिशियल मांग की गई 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग में रख दिया कि हमें वयस्क मताधिकार चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी बनाई हुई नहीं चाहिए, हम खुद बनाएंगे। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव हमारे पास भेजते, जिसको हम क्या कर देते? अस्वीकार कर देते, विनोबा भावे। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, इसको भी हम अस्वीकार कर देते हैं। तब जाके 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, 3 इंसान लेकर आते हैं, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसको हम कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेते हैं। 24 मार्च को ये आता है, 16 मई को 1946 को ये अपनी स्कीम्स हमारे सामने रखता है और हम इसको स्वीकार कर लेते हैं। तब जाकर जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन कराए जाते हैं और नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार हो जाती है। तो ये बात की है हमने अपनी संविधान सभा पर, कैसे बनी, कैसे मांग की गई, कब कब इसकी जो मांग है वो की गई, कौन सी मांग ऑफिशियल थी, कौन सी अनऑफिशियल थी। तो आगे हम बात करेंगे कि संविधान सभा कैसी थी, कितने उसमें मेंबर्स थे, कैसे कैसे वो लिए गए, दलितों को स्थान दिया गया, नहीं दिया गया, SC ST को स्थान दिया गया, नहीं दिया गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई शिकायत, कोई डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।